नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। बुलेटिन की शुरुआत बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां पर छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने एक बार फिर से सुरक्षा बलों को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि नक्सलियों की तरफ से जंगल में लगाए गए कई प्रेशर बम फटने से 11 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया है कि रविवार को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान करेगुड्डा पहाड़ियों के जंगलों में प्रेशर बमों के धमाके हुए हैं, जिस वजह से यहां पर कई सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो घायल सुरक्षाकर्मियों की अगर बात करें तो संख्या 10 है। फिलहाल आपको बता दें सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बीजापुर के करेगट्टा में हुए आईईडी ब्लास्ट में 10 जवान घायल हुए हैं। इन मामलों की बात करें तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि करेगट्टा पहाड़ी पर पहले सुरक्षा बलों ने नक्सलियों का साम्राज्य नेस्तनाबूद कर दिया था, लेकिन बौखलाहट में नक्सलियों ने उसी जगह नया आईईडी प्लांट किया। आपको बता दें कि इस धमाके में 9 जवान घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने ये दावा भी किया है कि 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो जाएगा। फिलहाल सुरक्षा बल सतर्क है, कार्रवाई भी जारी है। बात करते बस्तर की, जहां पर हुए नक्सली हमले को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। भूपेश बघेल ने नक्सली हमले में घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। इसके साथ उन्होंने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि सरकार बार बार ये दावा करती है कि नक्सलवाद खत्म होने के करीब है, लेकिन आए दिन हमले हो रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि केंद्र और राज्य के गृह मंत्रियों के बयानों की अब कोई भी कीमत नहीं बची है। तो इतिहास मालूम होना चाहिए कि उसके आरएसएस के कार्यालय में 52 साल तक के तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। उसके बारे में होता है तिरंगा को उसके पूर्वज लोग रौंदते थे, धान को जलाते थे, है ना। जो तिरंगे की बात कर रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं, तो उसके लिए माफी मांगेंगे विजय सर। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड शुभम वर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभम, अगर बात करें आईईडी ब्लास्ट यहां पर हुआ है, 10 जवान घायल हुए, फिलहाल वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? आईईडी ब्लास्ट के बाद जो घायल जवान है उसको रायपुर लाया गया है। यहाँ निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका भी हालत स्थिर है और सामान्य है अभी। शुभम, अगर बात करें, क्योंकि देखिए अब इसको लेकर सियासत भी हो रही है, जिस तरीके से भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया है कि अब चाहे राज्य के गृह मंत्री की बात करें या केंद्र के गृह मंत्री की बात करें, नक्सलवाद को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब इनकी बातों के कोई मायने नहीं है, क्योंकि आए दिन कुछ इस तरीके के मामले नजर आ रहे हैं। जी, आज एयरपोर्ट में भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो रहे थे। उसी बीच पत्रकारों से उसने चर्चा करते हुए कहा, पत्रकार ने कहा आईईडी ब्लास्ट के बारे में एक क्वेश्चन किया। उसके बाद मैंने उस जवानों के जो घायल हुए हैं उनके लिए सलामत की दुआ की है। साथ में उन्होंने कहा कि नक्सलवाद पर केंद्र सरकार को सीधा सवाल किया। भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद को 30 मार्च 2026 तक खत्म करने की डेडलाइन तय की है। मैं चुनौती नहीं देता हूं, लेकिन जमीनी हालत पर इस दावे से मेल नहीं खाते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ सरकार नक्सलवाद के अंतिम दौर की बात करते हैं, वही दूसरी तरफ लगातार बस्तर पे नक्सली हमले हो रहे हैं। इस पर ध्यान क्यों नहीं जाता? तो पूर्व मुख्यमंत्री ये भी कहा कि अब ऐसा लगता है कि जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो गृह मंत्री है उनके बयानों की जमीनी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि बयान कुछ और कर देते हैं और हालत कुछ और है। भूपेश बघेल के मुताबिक जब तक सुरक्षा व्यवस्था और जमीनी रणनीति मजबूत नहीं होगी, तब तक नक्सलवाद को सिर्फ तारीखें पर तय करके खत्म नहीं की जा सकती। उन्होंने साफ कहा कि सरकार के दावों से पहले सच्चाई देखनी चाहिए, क्योंकि हर हमले के साथ सिर्फ बयान नहीं, जवानों की जान दांव पर लगी रहती है। बिल्कुल शुभम, और देखिए जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है, अब फिलहाल इसको लेकर अब राज्य सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या कुछ इसी तरीके की गतिविधियां अभी भी नक्सलवादियों की तरफ से देखने को मिल रही है, जहां पर मुठभेड़ या कुछ इस तरीके की छुटपुट घटनाएं? जी, नक्सलवाद पर लगातार रोज तो सरेंडर हो ही रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं छुट्टी जो नक्सली जो बचे हुए हैं, जो अंदर जो नक्सली जंगलों के अंदर छुपे हुए हैं, वो नक्सली छोटा मोटा हमला कर ही रहे हैं। और रोज ये हमला होता रहता है। सरकार इस पर कड़ी कदम उठा रही है और सुरक्षा जो इंतजाम पुख्ता किया जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया शुभम वर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेश डेका ने पुलिस लाइन रायपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके साथ ही परेड की सलामी उन्होंने ली है। उन्होंने विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण का ऐलान कर दिया है। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं उन्होंने दी है। परेड का नेतृत्व आईपीएस आदित्य कुमार ने किया है, जिसमें सीएसएफ, बीएसएफ, साथ ही केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, इसके साथ ही एनसीसी महिला बैंड टुकड़ियां भी शामिल रही हैं। तो राज्यपाल ने पुलिस के साथ यहां पर वीर बच्चों को भी सम्मानित किया है। समारोह में आकर्षक परेड, हॉर्स शो, इसके साथ ही तमाम ऐसी प्रस्तुतियां दी गई हैं जो कि यहां पर मनमोहक थी। ऐसे में राज्यपाल की तरफ से भी कहा गया है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ पूरे तरीके से विकसित होगा। बात आगे राजनांदगांव की करते हैं, जहां पर दिग्विजय स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह पहुंचे। रमन सिंह ने झंडा फहराया। प्रदेश और साथ ही जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार का दिन विशेष है क्योंकि प्रदेश नक्सली मुक्त हुआ है। स्टेडियम में मार्च पास्ट झांकियां, इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर हुए हैं। कृषि विभाग की झांकी इसमें रही है। आपको बता दें कि सर्वेश्वर दास स्कूल को सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम पुरस्कार भी मिला है। दिग्विजय कॉलेज के स्काउट गाइड को सर्वश्रेष्ठ परेड का सम्मान यहां मिला है। रमन सिंह ने 8 स्कूलों को संस्कृत कार्यक्रम में भी भाग लेने पर 30,000 रुपए दिए हैं। बात कर लेते हैं धमतरी जिले की, जहां पर एकलव्य खेल मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया है। इस बार बात तो ये रही है कि हाल ही में आत्मसमर्पित नक्सली भी मुख्य धारा में लौटकर समारोह में शामिल हुए हैं, जिन पर कुल 47 लाख रुपए का इनाम था। वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने जिले के नक्सल मुक्त होने पर केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प को नमन किया। पुलिस प्रशासन के कप्तान मेरे साथ खड़े हैं, उनको, जिला प्रशासन को, माननीय मोदी जी के दृढ़ इच्छा शक्ति, अमित शाह जी के दृढ़ इच्छा शक्ति को नमन करते हुए इनको बधाई था। धमतरी जिले के लिए नई सुबह होगी। 31 मार्च के बाद नक्सल मुक्त होना तो साहब बहुत अच्छी बात है। कानून व्यवस्था जिस देश में, जिस प्रदेश में, जिस जिले में होगी, वो सभी मानकों पर खरे उतरती है, सभी मानकों पर। जैसा आपने स्वयं कहा, आज़ादी का पर्व है, तो नक्सलियों को भी आज़ादी के पर्व के बारे में पता हो, इसी विचारधारा से। और चूंकि राष्ट्रीय पर्व है, गणतांत्रिक मूल्यों को प्रतिपादित करता हुआ पर्व है, तो इनमें से बात करने पे अधिकतर के जीवन का पहला ही ये क्षण था। तो मुख्य तौर से इनको मुख्य धारा में लाने का ये एक महत्वपूर्ण प्रयास था। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरे लीडरशिप में हुआ। मेरा मानना है कि इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का बलिदान है। निश्चित तौर पे हमारे वरिष्ठ जो हमारे नेतृत्व है और हमारे जो अधिकारीगण हैं, जिनका सतत मार्गदर्शन मिला, उसके वजह से और जवानों के बहुत सारे महती प्रयास से संभव हुआ है। और जितने भी लिस्टेड एक्टिव नक्सल कैडर है वो यहाँ से अभी गायब हो गया है। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस के मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सरगुजा जिले में पीजी कॉलेज ग्राउंड अंबिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनता के नाम संदेश का वाचन किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के अधिकारी, गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पचुई खदान में 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह हाई स्कूल मैदान में हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष पुष्पा प्रकाश वर्मा ने मुख्य समारोह में नगर पंचायत अध्यक्ष नम्रता गिरिराज किशोर दास ने शहीदी स्मारक स्थल पर ध्वजारोहण किया। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत के साथ में गुब्बारे, शांति के प्रतीक कबूतर भी यहां पर छोड़े गए। उत्कृष्ट कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारी, पंचायत सचिवों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए हैं। समारोह में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, बड़ी संख्या में जो आम लोग थे वो भी मौजूद रहे।
अब आगे बात करते हैं, जहां पर जांजगीर चांपा में हाई स्कूल मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी ध्वजारोहण किया है। परेड की सलामी यहां पर ली है। इस साल राष्ट्रीय गीत भी गाया। इतना ही नहीं, बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक देशभक्ति कार्यक्रम पेश किए। समारोह में कई विभागों की आकर्षक झांकियां भी निकाली गई हैं, जिसमें महिला कमांडो सबरिया समाज की भी झांकी विशेष आकर्षण का केंद्र रही है। उनके मुख्य अभ्यागत माननीय मंत्री श्री ओपी 25 वर्ष पूर्व रायपुर के राजकुमार कॉलेज के जसपुर हॉल में हमारी विधानसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। राज्य के साथ ही विधानसभा ने भी अपनी समृद्ध परंपरा की रजत जयंती मनाई है। यह ऐसी अनेक लोकतांत्रिक परंपराएं स्थापित हुई जिनका अनुकरण अन्य राज्यों की विधानसभा ने भी किया। इस वर्ष हमने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं जयंती भी मनाई। हमने नवनिर्मित विधानसभा भवन में राष्ट्र निर्माण में वंदे मातरम के योगदान पर विशेष चर्चा भी की। तो फिलहाल यहाँ रुकते छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि मुंगेली जिले के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में विधायक पुन्नूलाल मोहल्ले ने ध्वजारोहण किया है। इसके बाद राष्ट्रीय गान यहां पर गाया गया। मुख्यमंत्री का संदेश भी पढ़ा गया। हर्ष फायर, स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, कई विभागों की झांकियों का प्रदर्शन भी यहां हुआ है। उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। की ओर बढ़ा रहे हैं। और आखिर में मैं कहना क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्य मनियारी जल संसाधन। अब चलिए आगे बात अंबिकापुर की करते हैं, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपी मोहम्मद महफूज ने फेसबुक पर स्वराज्य पैकरा कवर नाम की फर्जी आईडी बनाकर आदिवासी युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया। फिर हिंदू संगठन पीड़िता की शिकायत पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जिसके बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी युवक पहले भी 2 और हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। फिलहाल मामले में जांच जारी है।
12 में ना वो फेसबुक के माध्यम से मेरे को मिला था, ठीक है। एंड फेसबुक में उसका नाम तरुण पैकरा करके था एंड उसने अपना नाम स्वराज पैकरा करके बताया था। बिलासपुर का रहने वाला हूँ बट एक्चुअल में मेरा घर हल्दी मुंडा में है करके मेरे को बोला, ठीक है। मैंने बोला ठीक। उसके बाद वो मेरे को बोला कि मेरे को तुमसे शादी करना है, ठीक है। तो मैं बोली ठीक है, तुम अपनी फैमिली को भेज देना। तो उसने मेरे को बोला कि ठीक है अपन मिलते हैं, उसके बाद में फिर तुमको जो लगे वो तुम बोल लेना, अगर फैमिली वाले को मिलवाना होगा तो उसके बाद मिलवा लेंगे करके। 12 में ना वो फेसबुक के माध्यम से मेरे को मिला था, ठीक है। एंड फेसबुक में उसका नाम तरुण पैकरा। अब चलिए खबरों में आगे बात करते हैं बिलासपुर की, जहां पर टाइगर रिजर्व में 2 से 2.5 साल के बाघों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जिसके बाद एक बाघ मृत पाया गया है। आपको बता दें कि कैमरों में दोनों बाघ गंभीर रूप से घायल दिखाई दिए हैं। जंगल में प्रबंधन टीम की तलाश के दौरान तीसरे बाघ का शव मिला है, जो कि पूरे तरीके से सड़ा हुआ था। आपको बता दें कि रिजर्व में बाघों की संख्या पहले ही 18 में से अब केवल 7 बचे हैं। विशेषज्ञ इसे प्रबंधन की लापरवाही मान रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर UR गणेश ने भी बताया है कि प्रथम दृश्यता मौत आपसी संघर्ष की वजह से मानी जा रही है। घायल बाघ अब भी लापता है और उसका इलाज भी जरूरी है। तो टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 बाघ घायल मिले हैं, जबकि तीसरा मृत यहाँ पर बरामद हुआ है। ट्रैप कैमरों में 2 बाघ घायल दिखे, जिसके बाद आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि बाघों की संख्या पहले ही कम थी, जो कि अब घटकर 17 हो चुकी है। तो विशेषज्ञ प्रबंधन की लापरवाही से बता रहे हैं। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है जो घायल बाघ है वो अभी मिला नहीं है। अब चलिए आगे बात अंबिकापुर की करते हैं, जहां पर रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर अमोस टोप्पो के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। आरोप है कि उसके घर में आयोजित कार्यक्रम में अवैध धर्मांतरण, साथ ही चंगाई सभा का आयोजन भी किया गया। मामला छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस अब रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार करने के लिए खोजबीन कर रही है। नमना में ओमेगा टोप्पो के यहाँ चंगाई सभा चल रहा, इस वजह से सड़कों पे जाम लग रहा था। लोगों को आने जाने में राहगीरों को दिक्कत हो रही थी। उसके बाद हम लोगों को खबर मिला, हम लोग दौड़ के पहुँचे, तो वहाँ से वो लोग भाग गए। उसके बाद हम लोग थाना में आए हैं और थाना में आके उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवा रहे हैं। कितने लोगों को लगभग धर्मांतरण कराया जा रहा था, क्या कुछ जानकारी? गिनती का तो नहीं है, लेकिन 4-5 लोगों को बैठाया गया। 50 से लोगों ऊपर करवाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर 4-5 लोगों को बैठाया गया। किसके घर में हो रहा था और क्या कुछ कोई शासकीय कर्मचारी थे? उतनी तो जानकारी नहीं, लेकिन ओमेगा टोप्पो का कोई नाम आ रहा है, जो कई जगह इनका इन्वॉल्व कई जगह रहा है धर्मांतरण के मामले में। और ये लोग ग्रामीण भाई बहनों माताओं को झूठे प्रलोभन दे के धर्मांतरण का नंगा नाच जो कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो रहा है और बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं विष्णु देव साय सरकार से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि इस पर तत्काल कानून बना के इसको रोका जाए। नमना में ओमेगा टोप्पो के घर में काफ़ी दिनों से चंगाई सभा होती थी और उसका सूचना हम लोग प्रशासन को 2-4 बार दे चुके हैं। आज दोबारा दिए हैं तो उसमें प्रशासन ने उनको पकड़ करके थाने लेके आई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का एक जजमेंट है जिसमें घर में या किराए के मकान में रह करके प्रार्थना सभा नहीं चला सकते। वो ईसाइयों के द्वारा यह उसका खुला विरोध है। अब चलिए आगे बात करते हैं जांजगीर चांपा जिले की, जहां पर आरसमीटा गांव में दिल दहला देने वाली ये खबर सामने आई है, जहां एक 12वीं कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के पास से 7 पन्ने का सुसाइड नोट भी बरामद किया है, जिसमें मृतक ने स्कूल के प्राचार्य शिक्षक पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की कार्रवाई में भी पुलिस जुट गई है।
अड़समेटा गांव में एक कमलेश जायसवाल नाम का एक 18 वर्षीय लड़का घर में फांसी लगाकर मृत्यु हुई है, जिसकी जांच अभी चल रही है। इसकी मौत के कारणों को लेकर घर वाले और आसपास के लोग यहाँ पर रास्ता रोककर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको समझाइश दी जा रही है और अभी फिलहाल शांति है, बातचीत चल रही है। कम से कम 2 साल से एकदम और प्रताड़ित करत रही स्कूल के प्रिंसिपल और ओकर क्लास टीचर पाल। तो वो बीच में मोल 2-4 दिन बोली पापा ऐसे ऐसे बात है। मैं कहा ठीक है बेटा, अभी 1 साल 2 साल पढ़ ले, अपन रास्ता जा अपन माँ ऐसे कह के बोला बोले तो लेन ठीक है मान गए। सोकर बाद ना पेपर हो तो 2 विषय में जान सेपरीमेंटी कर दिस। शाम में वो मेरे से बात किया, वो मेरे को 1 हफ्ता 15 दिन पहले मैसेज किया था कि मैं बहुत दूर चले जाऊंगा ऐसा वैसा। तो बताया था कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का कोचिंग करूंगा, तो मैं लाइटली ले ली थी कि कोचिंग के लिए कहीं बाहर का सोच रहा है। तो मेरे को मैसेज वगैरह किया था, मैं पूछी भी तो वो नहीं बताया। फिर ऐसे मजाक में बोलता है तो मैं उस चीज़ को लाइटली ले ली, मैं भी वो नहीं की। अब जिस दिन हम लोग गए थे उसका रिपोर्ट कार्ड लेने, पिछले साल का एज इट इज़ क्वेश्चन पेपर आया था और पूरा सप्लीमेंट लेके लड़का पूरा लिखा था। मैं भी वहीं से पढ़ी हूँ, वही टीचर मेरे को भी पढ़ा है। मैं सारा चीज़ बोली तो बोलते हैं तुम पापा को लाए नहीं हो, तुम दीदी बन के आए हो, ऐसा बोल रहे हो, वैसा कुछ चेकिंग नहीं करेंगे, कॉपी वॉपी ऐसा करके। और उसका फेक साइन करने वाला भी अनुपम पॉल था। तो मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।